एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक जेड में रीडिफाइनिंग एजुकेशन पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी फैमिली स्वस्थ होगी। फिर से हाजिर है PYQ लेकर। यूपीएससी का क्वेश्चन आंसर हम लोग डील कर रहे हैं, सॉल्यूशन डील कर रहे हैं। अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो आप इस नंबर का यूज करके आप ऐड कर हो सकते हैं वहाँ पे। साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे सर्च कीजिए टेलीग्राम में एग्जैडमी ऑफिशियल। वहाँ पे जाकर के आप जुड़ सकते हैं, आपको डेली अपडेट्स दिया जाएगा। साथ ही साथ जितने भी हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक है वहीं पे वहाँ पे प्रोवाइड आपको कराया जा रहा है। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके जुड़ सकते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं अगर आप अभी तक जुड़े हुए नहीं हैं। साथ ही साथ अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे, तो वहाँ पे भी हम लोग अवेलेबल हैं। आप सर्च करें एग्जैडमी एजुकेशन, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो ये बातें हो गई कि हम लोग कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं अभी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। ओके, तो ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म पे अभी अवेलेबल है हम लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, आपका मनोबल काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि अभी जो स्थिति है, वो जो दौर है, वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं निराशाजनक या फिर कह सकते हैं अपॉर्चुनिस्टिक भी है। अगर आप इसको अपॉर्चुनिटी की तरफ देख रहे हैं तो आपके लिए ये बेहतर सी एक योग्य है, आप इसको बेहतर से यूज कर सकते हैं। कहीं जाना नहीं है, बस पढ़ना है और अपने मेंटल एबिलिटी को बढ़ाते रहिए। कहते हैं ना, काउंसलिंग करवाते हैं लोग, साइकेट्रिस्ट से जाकर के मिलते हैं, दिखवाते हैं, पैसे देकर पे करके लोग बात करने जाते हैं। लोगों के बीच अभी वार्तालाप कम हो गया है और ज़्यादा बहस हो गया है। ठीक है, वार्तालाप भी करते हैं तो बहस ज़्यादा होती है और समझदारी कम। तो उस चीज़ से थोड़ा सा दूर रखिए, अपने मनोबल को बढ़ा के रखिए। चलिए, ये सब ज्ञान की बातें होती रहेंगी। फिलहाल हम लोग बात करते हैं आज के क्वेश्चन की, है ना। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस असाइनमेंट क्वेश्चन की। असाइनमेंट का ये क्वेश्चन, असाइनमेंट होता क्या है? असाइनमेंट बेसिकली ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ही एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम यहाँ पे प्रत्येक जो भी हमारे पास होते हैं डेस्टिनेशन पॉइंट या फिर जो हमारा डिमांड पॉइंट होते हैं, वहाँ पे सिंगल हम लोग क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं। हर किसी को ही मौका दिया जाएगा और यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको बैलेंस्ड प्रॉब्लम बनाया जाए। बैलेंस्ड प्रॉब्लम का क्या मतलब है? जितना हमारे पास डिमांड पॉइंट है उतना ही हमारा सप्लाई पॉइंट भी होना चाहिए। मतलब कि जितने लेबर हमारे पास हैं उतने काम भी होने चाहिए, ताकि सबको एक एक दे दिया जाए। अगर ऐसा नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड, और उस केस में हम लोग क्या करते हैं, डमी कॉलम या फिर डमी रो को ऐड करते हैं। तो ये सब बातें हो गई कॉन्सेप्चुअल। पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन बोल रहा है ए डिपार्टमेंटल हेड हैज़ 4 सब ऑर्डिनेट्स एंड 4 टास्क। कितने हैं? 4 सब ऑर्डिनेट्स हैं और 4 टास्क है। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों इक्वल आर टू बी परफॉर्म्ड, उनको परफॉर्म करना है। द सब ऑर्डिनेट्स डिफर इन इफिशियंसी एंड द टास्क डिफर इन देयर इंट्रिंसिक डिफ़िकल्टी, मतलब कितनी उसकी डिफ़िकल्टी लेवल है उसके अनुसार टास्क वेरी करता है। साथ ही साथ जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है, एक आदमी कितना काम कर सकता है। ये हर एक आदमी का अलग अलग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, राइट। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है, हिज एस्टिमेट ऑफ द टाइम्स ईच मैन वुड टेक टू परफॉर्म ईच टास्क इज गिवन इन द इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स बिलो। तो ये आपका क्या दिया हुआ है, ये है एक इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स, जिसमें दिखा दिया गया आपको कि प्रत्येक आदमी, देखिए यहाँ पे मैन दे दिया गया 1, 2, 3 एंड 4, और बता दिया गया है कि किस टास्क को कौन सा आदमी कितने आवर्स में कर रहा है, राइट। ये आपको यहाँ पे इस टेबल में दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ शुड द टास्क टू बी एलोकेटेड 1 to 1 मैन। मतलब जो मैंने बोला था असाइनमेंट का ही, ये देखिए असाइनमेंट कैसे हम लोग जज करें कि ये असाइनमेंट है। एक आदमी को एक एलोकेट किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं 4 टास्क है और 4 सबऑर्डिनेट्स। ये जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक आदमी को केवल एक ही एलोकेट किया जाएगा। मतलब अगर मशीन है, यहाँ पे मैन के जगह पे मशीन होगा तो एक मशीन को केवल एक वर्क ही असाइन किया जाएगा। तो ये हुआ असाइनमेंट का पर्टिकुलरली हम लोग कैसे पहचानेंगे। सो एज टू मिनिमाइज द टोटल मैन आवर्स, हमको जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मिनिमाइज करना है, जितना कम से कम घंटा में हमारा टोटल टास्क हो जाए। तो इसको परफॉर्म करने के लिए हम कैसे टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करें इन 4 लोगों के बीच, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये कैसे हम लोगों ने पहचाना कि ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया ये वाला कीवर्ड देखिए 1 to 1, एक काम एक आदमी को बांटना है। आप बताइए कि कैसे बांटा जाएगा। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको
सॉल्व करेंगे। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप जब इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको हैरत लगेगा कि कैसे इतना मार्क्स का ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो ये रहा आपके सामने इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये जो आपका दिया हुआ ABCD, ये है टास्क, टास्क A, टास्क B, टास्क C एंड टास्क D। एंड यहाँ पे है मैन A, मैन फर्स्ट मैन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 हमारे पास लोग हैं जो कि काम करेंगे। और हमारे पास टास्क कितने हैं, 4 दिए हुए हैं। साथ ही साथ ये जो दिखा रहा है, ये जो दिया हुआ है डिजिट्स, ये दिखा रहा है कि कितने घंटे लेते हैं कौन सा पर्सन किस काम को करने के लिए। मतलब कि जैसे इसकी बात करें 8 का मतलब क्या है, ए टास्क को करने के लिए ये जो फर्स्ट पर्सन है वो 8 घंटे ले रहा है। वैसे ही ए काम को करने के लिए जो सेकंड पर्सन है वो 26 आवर्स ले रहा है वही सेम काम को। और जो थर्ड पर्सन है वो यही काम को ए को करने के लिए कितना घंटा ले रहा है, 17 घंटा ले रहा है। और वैसे ही ये चौथा जो पर्सन है ए को करने के लिए 11 घंटे का समय ले रहा है। वैसे ही अगर हम लोग बात करते हैं इस बी वर्क की, तो बी वर्क को करने के लिए, बी टास्क है उसको करने के लिए फर्स्ट पर्सन 13 आवर्स ले रहा है, सेकंड 28 आवर्स, थर्ड 14 आवर्स एंड फोर्थ ले रहा है 26 आवर्स एंड सो ऑन। सभी सी और डी के लिए भी वैसे ही है। तो आपको क्या करना है, एलोकेट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम है या फिर अनबैलेंस्ड। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो ये हो गए 1 2 3 4, मतलब कि कितने टास्क दिए गए हैं, 4। और कॉलम कितने हैं, कितने लोग हमारे पास अवेलेबल हैं, तो 1 2 3 4, तो 4 रो 4 कॉलम, मतलब कि दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे ये अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम नहीं है। अगर अनबैलेंस्ड होता, तो अगर रो कम होता तो उसमें हम लोग डमी रो लगा देते और वहाँ पे 0 0 0 एलिमेंट हम लोग असाइन कर देते, मतलब जो घंटा करने का समय लगता वो 0 0 कर देते। अगर यहाँ पे कॉलम कम होता तो हम लोग एक डमी कॉलम लेके चलते हैं जिसमें हम लोगों ने फिर से वही काम करना था, 0 0 असाइन कर देते। ठीक है, तो वो तो रही बात, जब अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम आएगी तो उसमें हम लोग देखेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, फिलहाल इसके लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे आपको पता होगा, इसके लिए हंगेरियन मेथड का यूज किया जाता है। तो मैंने वही लिखा है कि हम लोग अप्लाई करने वाले हंगेरियन मेथड। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप लिया जाता है वो ये लिया जाता है कि हम लोग करते हैं रो मिनिमम को सब्सट्रैक्ट करते हैं। मतलब जैसे अगर हम लोगों ने फर्स्ट वाला रो जो ये ए है उसको अगर सिलेक्ट किया तो इसमें जो मिनिमम है उसको सब बाकी के एलिमेंट्स में से भी घटा देते हैं। तो अगर 8 में से 8 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, ये आ जाएगा 0। वैसे ही 26 है, 26 है, उसमें से 8 घटाएंगे आपको कितना निकल के आएगा, 18। सिमिलरली 17 में से 8 आप घटाएंगे आपको निकल के आ जाएगा कितना, 9। और 11 में से 8 घटाएंगे तो 3। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो में मैंने क्या किया, स्टेप 1 आप ऐसे ही लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पे जो मैंने वो बताया कि बैलेंस्ड है कि नहीं है वो भी यहाँ पे आप चेक करेंगे, स्टेप बाय आप लिखेंगे। यहाँ पे आपको समय बचाने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे ही कुछ कुछ पॉइंट्स को छोड़ रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, वो आपको वहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है, सब्सट्रैक्टिंग रो मिनिमम, मतलब रो में जो मिनिमम है उसको घटाएंगे बाकी के सभी वैल्यूज में से भी और खुद में से भी और बाकी के वैल्यूज में से भी। तो बी रो में बात करते हैं तो मिनिमम कितना है, 13 को बाकी सब में से भी घटाएंगे और इसमें से भी घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, और बाकी सब में से घटाएंगे तो रिस्पेक्टिवली जो भी वैल्यूज आएगा हम लोग फिल कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 13। वैसे ही इस रो में चलेंगे सी में, तो इसमें सबसे मिनिमम कितना है 15, तो 15 को बाकी सब में से भी घटाएंगे और इसमें से भी घटाएंगे तो 15 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे ही अगर हम लास्ट रो की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 10 सबसे मिनिमम है, तो 10 को 10 में से पहले घटाएंगे और बाकी के एलिमेंट्स में से भी घटाएंगे। तो जो फाइनल जो हमारा नया जो मैट्रिक्स बन के आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, 0 18 9 3 0 15 1 13 23 4 3 0 9 16 14 एंड 0। अब क्या करना है, पहले हमने क्या किया, रो मिनिमम किया। अब क्या करेंगे, जो कॉलम में जो मिनिमम होगा उसको घटाएंगे बाकी के एलिमेंट से भी और खुद से भी। तो अब क्या करते हैं, सब्सट्रैक्टिंग कॉलम मिनिमम, मतलब जो कॉलम में जो मिनिमम है उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं खुद से और बाकी के कॉलम के बाकी एलिमेंट से भी। तो पहले सिलेक्ट करते हैं ये वाला फर्स्ट वाला, जो रिडक्शन के बाद जो फर्स्ट स्टेप के बाद जो मैट्रिक्स आया है उसमें हम लोग देखेंगे, ना कि पहले वाले में। यहाँ पे आप नहीं जाएंगे, जब आप स्टेप 1 कर चुके हैं तो जो हमारे पास नया मैट्रिक्स मिला है उसमें हम लोग देखेंगे पहला कॉलम। तो पहला कॉलम में सबसे छोटा
आपको इंटिटी कौन सा मिल रहा है, तो ये रहा 0, तो 0 में से 0 घटाएंगे 0 आएगा, 0 में से 0 0, 23 में से 0, 9 में से 0 घटाइए, कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगा आपको। सेकंड रो में चलते हैं, सेकंड रो में कितना है, 18, 15, 4 एंड 16, इसमें सबसे कम कितना है 4, राइट। तो 4 को सब में से घटाएंगे और खुद में से भी घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 0 और बाकी के रिस्पेक्टिव जो भी घटाने के बाद आएगा, तो यहाँ पे हमने वो फिल कर दिया, ठीक है। वैसे ही थर्ड रो में जाएंगे, देखिए यहाँ पे सबसे मिनिमम कितना है 1 है, तो इसको घटा दिया बाकी सब में से भी और खुद से भी, तो ये हो जाएगा 8, 0, 2 एंड 13। वैसे ही फोर्थ कॉलम में जाएंगे, सबसे मिनिमम कितना है 0, घटाएंगे सेम रह जाएगा, ठीक है। अब तो इतना हो गया 2 स्टेप, आप क्या करेंगे इसके नीचे लिखेंगे, मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। अब करते हैं स्टेप थर्ड और 4 को आप सेपरेट करेंगे, ठीक है। मैं एक जगह पे कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे मार्क्स नहीं लेने हैं, यहाँ पे आपको लेने हैं, इसलिए आप स्टेप थर्ड में लिखेंगे रो स्कैनिंग एंड स्टेप 4 में लिखेंगे कॉलम स्कैनिंग, ठीक है। और इसको सेपरेट आप मैट्रिक्स बनाएंगे दोनों के लिए। तो पहले क्या करना है, स्कैनिंग का क्या मतलब है कि जैसे पहले बात करते हैं रो स्कैनिंग, ठीक है। तो रो स्कैनिंग में आप क्या करें, पहले फर्स्ट रो को पकड़ें, फर्स्ट रो में बढ़ें आगे की ओर, जहां आपको ये देखना है कि क्या इसमें एक 0 है। अगर एक 0 है तो इस वाले लाइन को आप ऐसे डैश्ड लाइन से दिखा दीजिए, ठीक है। अगर एक है तो, और जो 0 है उसको आप स्क्वायर शेप में या फिर रेक्टेंगुलर कर सकते हैं, उसमें आप इसको घेर दीजिए, ठीक है। कब, जब एक है। अगर एक से ज़्यादा 0 हो गया तो क्या करेंगे, एक से ज़्यादा 0 हो गया तो इससे जो भी ये है लाइन उसको आप स्किप कर जाइए, क्या कर जाइए, स्किप कर जाइए। बाकी का वो कॉलम जब हम लोग स्कैनिंग करेंगे उस समय हम लोग इसको फिर देखेंगे, ठीक है। तो पहले क्या किया हमने, रो स्कैनिंग, और रो स्कैनिंग में यहाँ पे माफ कीजिएगा, जब रो स्कैनिंग कर रहे हैं तो आप वर्टिकल लाइन को ड्रा करते हैं, ना कि हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये आपका वर्टिकल लाइन होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होगा फ्लो में यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका रो स्कैनिंग। तो रो स्कैनिंग मैंने किया, रो स्कैन जब कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, वर्टिकल लाइन को ड्रा करूँगा। तो पहले मैंने फर्स्ट रो में गया, यहाँ पे देखा एक 0 है इस रो में, तो मैंने क्या किया, इसको वर्टिकल लाइन इसके थ्रू मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। अब देखिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद अब सेकंड वाले में चलता हूँ, क्योंकि इसमें तो मेरा काम हो गया, मैंने एक देख लिया, मैं आगे बढ़ा। अब देखिए सेकंड में मैं जैसे ही जाता हूँ तो ये वाला ऑलरेडी डिलीटेड है, जो हम ये लाइन खींच रहे हैं ना, मतलब कि हम लोग इसके एलिमेंट्स को क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। सिंपली आप ये समझिएगा, हम क्या कर रहे हैं, इसको डिलीट कर रहे हैं। तो अब ये 0 डिलीट हो चुका है, ऐसे आपको देखने में लगेगा कि ये तो 0 है, इसमें भी 0 है, मतलब 2 है, तो इसको स्किप कर जाना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या कर चुके हैं, इसको हम लोग डिलीट कर चुके हैं पहले ही, तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा काउंट नहीं होगा, तो ये हमारा सिंगल 0 बच गया। जो अनडिलीटेड एलिमेंट्स हैं उसमें से कितना है, एक 0 बचा, क्योंकि 11, 0 एंड 13 हमारा अनडिलीटेड जो एलिमेंट्स थे उसमें से एक ही 0 मुझे मिला। तो अब क्या करूंगा मैं इसमें, चूंकि मैं ये क्या कर रहा हूँ, रो स्कैनिंग कर रहा हूँ, तो मैं वर्टिकल लाइन यहाँ पे भी एक ड्रॉ करूंगा, ठीक है। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने का मतलब ये हुआ कि जिस रो में आपने चला, जहाँ पे 0 मिला, उसके बाकी के जो एलिमेंट है कॉलम का, उसको आप क्या कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो। चलिए, तो अब तक हम कहाँ तक पहुंचे हैं, ये बी तक। अब देखिए जैसे ही आप सी में जाते हैं तो यहाँ पे 2 0 है जो कि डिलीटेड नहीं है ना, ये डिलीटेड नहीं है एलिमेंट्स, और दोनों के दोनों अनडिलीटेड एलिमेंट्स है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्किप कर जाएंगे। तो हमारा मोटो क्या था रो स्कैनिंग में, कि वैसे रो को सिलेक्ट करना है मुझे, वैसे रो वाले 0 को स्क्वायर करना है या फिर रेक्टेंगल करना है जिसमें एक 0 हो जो कि डिलीटेड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों डिलीटेड नहीं है, तो इसको हम स्किप कर जाते हैं। अब क्या करेंगे, डी वाले में चलेंगे। तो ये जो रो 4 है उसमें देखेंगे तो देखिए एक ही है, सिर्फ और सिर्फ एक है ना, बाकी सब तो नन 0 है। तो ये 0 हो गया, तो मैं क्या करूंगा, इसको फिर से सर्किल या फिर जो कह सकते हैं रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, जो भी समझिए, उससे मैंने इसको घेर दिया। अब घेरा तो इसके साथ साथ एक और काम क्या करना था, वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करना था, मतलब कि हम लोग क्या करें, इसके एलिमेंट को बाकी को डिलीट कर रहे हैं। इतना तो हो गया रो स्कैनिंग। आप एक स्टेप में इतना करोगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप चलोगे वो होगा कॉलम स्कैनिंग। तो कॉलम स्कैनिंग में पहले वाले कॉलम में चलिए, ठीक है। इस वाले कॉलम में देखिए ऑलरेडी सभी एलिमेंट डिलीटेड है, कुछ नहीं करना है, छोड़ दीजिए।
अब देखिए चलते हैं ये वाले कॉलम में, सेकंड वाले कॉलम में। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जीरो ऐसा है जो कि डिलीट नहीं किया गया है। तो पहले क्या करेंगे, इसको घेर दिया हमने कि ये देखिए भैया ये डिलीटेड नहीं था। अब क्या कर रहे थे, जैसे हम लोग रो में चल रहे थे ऐसे हॉरिजॉन्टल, तो हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते थे। अब क्या कर रहे हैं, हम लोग वर्टिकल चल रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ये ड्रॉ कीजिए और ये सारे एलिमेंट को आप डिलीट कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया डिलीटेड एलिमेंट्स बाकी, और ये हो गया हमारा सिलेक्टेड एलिमेंट। ठीक है, समझ रहे हैं बात को कैसे कर रहे हैं हम लोग। पहले रो स्कैनिंग किया, रो स्कैनिंग मतलब एक रो में चला, देखा कि एक जीरो है, तो जो जीरो है उसको सिलेक्ट किया, उसको घेर दिया, और जिस भी कॉलम में ये जीरो था उसके थ्रू हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया। ये वर्टिकल लाइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बाकी के एलिमेंट डिलीटेड है अभी फिलहाल। ठीक है, सेकंड वाले में भी वैसे ही किया। तो जैसे ही सेकंड में हमने किया तो देखा एक ऑलरेडी डिलीटेड था, तो एक ही ऐसा था जो कि डिलीट नहीं था, जीरो है ना। तो फिर हमने इसको सिलेक्ट किया और जिस कॉलम में था उसके हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली वैसे ही चला, और जब हमारे बारी आई किसकी, रो स्कैनिंग की, तो चूंकि हम रो स्कैनिंग में कर रहे थे वर्टिकल, तो बारी आई जब कॉलम स्कैनिंग की, तो जब हम कॉलम स्कैनिंग में चल रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। और सेम कंसेप्ट होगा, जैसे ही अगर किसी कॉलम में दो जीरो दिख जाए जो डिलीटेड नहीं है, तो उसको स्किप कर जाइए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो फिलहाल हमारा यहाँ पे सबके सब जीरो। अब देखिए अब क्या करना है, जैसे ही आप रो स्कैनिंग कर लिए, कॉलम स्कैनिंग कर लिए, अब आपका काम ये बनता है कि देखिए क्या यह सबके सब जीरो कवर हो गया है कि नहीं। ये आप काम रो स्कैनिंग के बाद भी कर सकते हैं। रो स्कैनिंग जैसे ही किया आप देख लीजिए कि क्या सबके सब जीरो कवर्ड हो गए हैं या नहीं। अगर आप रो स्कैनिंग के बाद देखते तो ये वाला जीरो था जो बचा हुआ था, स्कैन करने के बाद भी ये जीरो हमारा सर्किल बचा हुआ था जो कि डिलीटेड एलिमेंट नहीं था, इसलिए हमने फिर से कॉलम स्कैनिंग किया। अगर ये जीरो कवर्ड हो जाता लाइन पे तो हम इसको छोड़ देते कॉलम स्कैनिंग को, लेकिन चूंकि ये बच गया था इसलिए हमने कॉलम स्कैनिंग किया है। ठीक है, चलिए तो अब फिलहाल इतना हो गया काम, कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक एक बात मैं बताते चाह रहा हूँ, भले ही आपका 5 मिनट ज़्यादा लग जाए, लेकिन मेरा ये जो मोटो है वो ये है कि आपको सभी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर समझ में आना चाहिए क्यों कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशन, ऑप्टिमिलिटी कंडीशन होता है, तो उसको हम लोग सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सभी के सभी जीरो क्या हो गया है, कवर हो गया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने थे, 4 है ना, नंबर ऑफ कॉलम कितने थे, 4। अब देखिए जो बॉक्स जो सिलेक्ट हुआ है, जो भी स्क्वायर शेप या फिर रेक्टेंगल में कितने बॉक्सेस हैं, तो नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्सेस या फिर रेक्टेंगुलर बॉक्सेस कितने हैं, 1 2 3 4 है ना, तो कितने हो गए, 4। अगर नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्सेस इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ रोज या फिर नंबर ऑफ कॉलम, तो हम लोग बोलते हैं कि ऑप्टिमिलिटी कंडीशन हमारा रीच्ड हो गया है। क्या बोल रहा हूं मैं, कि जैसे ही नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा असाइनमेंट के क्वेश्चन में, तो हम एक ही लिख रहे हैं, नंबर ऑफ रो इक्वल टू, चलिए दोनों लिख दे रहा हूँ कंफ्यूजन ना हो, कॉलम इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉक्सेस। अगर ये कंडीशन आपका रीच्ड हो गया है तो मतलब कि आपका ऑप्टिमल ये कंडीशन आ चुका है, मतलब आपने ऑप्टिमिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू 4, thus ऑप्टिमिलिटी कंडीशन इज रीच्ड। अब ऑप्टिमिलिटी कंडीशन तो रीच्ड हो गया, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, तो देखिए जो ये बॉक्सेस है ये बता रहा है कि किसको क्या असाइन करना है। तो ये बोल रहा है कि देखिए एक जो वर्क टास्क ए है उसको आप फर्स्ट पर्सन को दे दीजिए। तो मैंने क्या किया, ए टास्क को फर्स्ट पर्सन को दे दिया। सिमिलरली ये बोल रहा है कि जो बी टास्क है वो थर्ड पर्सन को दीजिए, तो हमने क्या किया, बी टास्क को थर्ड पर्सन को दे दिया। सी जो टास्क है ये बोल रहा है कि भैया ऐसा कीजिए सेकंड वाले को दे दीजिए तो सबसे बेहतर होगा आपके लिए। तो हमने क्या किया, चलिए उनकी बात मान लिया, हमने कह दिया कि चलिए ठीक है हम सेकंड वाले को ये दे दिए। फिर डी वाले को बोला कि चलिए डी जो है वो फोर्थ वाला पर्सन को दीजिए, वो जल्दी कर देगा। तो क्या किया हमने, डी वाला काम जो टास्क था उसको फोर्थ पर्सन को दे दिया। और रिस्पेक्टिव जो हमारा जो फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स था, इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स, वहां पे देखिए ए काम को करने के लिए फर्स्ट वाला पर्सन कितना ले रहा था, 8 घंटे ले रहा था। बी काम को करने के लिए थर्ड पर्सन 14 आवर ले रहा था। सी काम को करने के लिए सेकंड वाला 19 आवर ले रहा था। और डी काम को करने के लिए ये 10 आवर्स ले रहा था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बता दिया कि कितना टाइम ये ले रहे हैं। तो इनको 8, 14, 19 एंड 10, तो टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 51 मैन आवर्स। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, और यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो ये हो गया फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है बातें।
अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो एफर्ट हम लोग दे रहे हैं हम लोग चाहते हैं कि वापस भी कुछ मिले हमें, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप अपना जो व्यू है वो मेंशन करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।